कोटि की अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया ठीक, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ठीक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया ठीक। उसमें लिखो क्या होता है, बड़े समझाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक पदार्थ की अभिकारक पदार्थ की अभिकारक पदार्थ की केवल एक सांद्रता के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। एक ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक पदार्थ की केवल एक सांद्रता की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, यानी एकल सांद्रता पर निर्भर करती है। उसको हम लोग कहते क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया ठीक। बात समझ में आई? यानी जो ऐसे की जिसका वेग यानी अभिक्रिया का वेग जो होगा अभिक्रिया का जो वेग होगा वह अभिकारक पदार्थ की एकल सांद्रता पर क्या करेगा जी, डिपेंड करेगा। यानी यहाँ पर n का मान कितना होगा, कितना, एक होगा ठीक। अभिक्रिया के वेग हम लोग दिखा सकते हैं, वेग को v से ठीक, इसको हटा देंगे तो आ जाए k कंसंट्रेशन r की पावर 1 ना, इतना आ जाएगा। अगर तुम इसको डिग्री में लिखना चाहो लिख सकते हो -d/r/dt बराबर क्या आ जाएगा, k कंसंट्रेशन r। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण बन जाएगा ठीक, इस समीकरण बन जाएगा ठीक है ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक पदार्थ की केवल एकल सांद्रता क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, उसको हम लोग कहते क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समझाया था मैंने। अभिक्रिया के वेग जो समानुपाती होता है क्या होता है, अभिकारक पदार्थ पावर n। क्या है, अभिक्रिया की कोटि, n का मान रखोगे तो क्या जगह जी, -d कंसंट्रेशन r/t, k कंसंट्रेशन r। देखो समझो इधर मैंने यहाँ पर 4-5 उदाहरण लिखे हुए। कैसे, पहला उदाहरण जैसे ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। देखो यार समझो, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बनाता है, जल और नवजात ऑक्सीजन। क्या बनाता है, नवजात ऑक्सीजन। तो जब प्रयोग करते समय देखा गया इस जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से जल और नवजात ऑक्सीजन निर्माण हो रहा है,
इस अभिक्रिया का जो वेग है, हमने क्या बोला है, जो कोटि होता है वह एक्सपेरिमेंटल होता है। क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल। और जो क्या होता है, आणविकता होता है, वह क्या होता है? सैद्धांतिक। यानी किसी अभिक्रिया की आणविकता को हम लोग देख के बता सकते हैं। अभिक्रिया की क्या, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों के देख करके हम बता सकते हैं वह अभिक्रिया किस, उस अभिक्रिया की आणविकता क्या है। लेकिन हम किसी अभिक्रिया की वेग ऐसे या कोटि ऐसे बता नहीं सकते हैं। तो उस अभिक्रिया का आर्डर बताने के लिए हमको प्रयोग करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। बिना एक्सपेरिमेंट किए हम उस अभिक्रिया का वेग निर्धारित नहीं कर सकते हैं। और तुमसे कोई कह दे कि इस अभिक्रिया का वेग 1 है, गलत है। क्यों? इसको जब लैब में क्या किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, इसको क्या किया जाएगा, ये अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड कर रहा है? इस पर तो नहीं डिपेंड कर रहा है, उत्प्रेरक पर डिपेंड करेगा। पात्रक आपके कोटि है ही नहीं, 0 है। इस पर मतलब डिपेंड करे मतलब क्या है, मतलब ये अभिक्रिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड से A2 मिलर बनने वाला है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब A2 मिलर बनने वाला है तो इन 2 मिलर के बनते समय यह अभिक्रिया इस पर डिपेंड कर रही थी कि यह अभिक्रिया इस पर डिपेंड कर रहे थे। डिपेंड करेगा। अगर अभिक्रिया इस पर डिपेंड कर गई तो हमने क्या बताया था, अगर कोनो क्रिया उत्प्रेरक द्वारा संपन्न हो रही है तो कौन सी क्रिया होती है? वह शून्य कोटि की क्रिया। तो ऐसे तुम किसी नहीं बता सकते हो, तुमको वहां पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखा गया जो ए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका जो वेग होता है केवल एक मिलर पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड पर। बताओ, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड सांद्रता कितनी यहाँ पर हो गई? 1 हो गई। कोटि कितनी हो गई यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर ये हम ऐसे नहीं बता पाएंगे, ये निर्धारित किया गया है, एक्सपेरिमेंटल है। लेकिन यहाँ पर प्रायोगिक है, प्रायोगिक 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 एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट किया गया है। ठीक, तो एक्सपेरिमेंट करने मालूम चला कि जो अभिक्रिया हो रही है यह किसके द्वारा हो रही है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा ही संपन्न हो रही है। तो इसकी कोटि कितना हो गई? 1 हो गई। आगे नाइट्रोजन पेंटाक्साइड, जब नाइट्रोजन पेंटाक्साइड क्रिया करता है तो बनाया A, और क्या बनाया? ऑक्सीजन अणु बनाया। तो जब ये अभिक्रिया हो रही थी देखा गया नाइट्रोजन पेंटाक्साइड से A बनते समय इस अभिक्रिया की जो कोटि है वह किस पर डिपेंड की? किस पर डिपेंड की? नाइट्रोजन पेंटाक्साइड। अब बताओ नाइट्रोजन पेंटाक्साइड क्या हुआ है? 1 हुआ ना। तो इस अभिक्रिया की जो कोटि हुई वह 1 मिनट डिपेंड कर रही है। किस पर डिपेंड कर रही है? नाइट्रोजन पेंटाक्साइड पर। इसलिए इस अभिक्रिया कोटि कितना हो गई? 1 हो गई। ठीक, आगे अमोनियम नाइट्राइड। क्या है? अमोनियम नाइट्राइड। जो अमोनियम नाइट्राइड से नाइट्रोजन और एक जल बन रहा था, देखा गया इस अभिक्रिया का जो वेग था, इस अभिक्रिया का जो क्या था, वेग था, दर थी, ठीक, वह किस पर डिपेंड कर रहा था? अमोनियम नाइट्राइड। इस पर अमोनियम नाइट्राइड के एक सांद्रता पर, क्या? 1 सांद्रता पर। इसलिए इस अभिक्रिया कोटि कितना हो गई? 1 हो गई। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिना कैलकुलेट किए बता नहीं सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार से क्या है? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या है? सल्फ्यूरिल क्लोराइड, SO2Cl2। सल्फ्यूरिल क्लोराइड जब क्रिया हो रही क्या बन रहा था? सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन गैस बन रहा था। देखा गया इस अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड किया? हाँ, केवल और केवल सल्फ्यूरिल क्लोराइड पर डिपेंड किया। इसी सब क्रिया कोटि कितना हो गई? 1 हो गई। बात समझ में आ रही है? यह सब एक्सपेरिमेंट क्या है? प्रयोग करके निकाला गया, एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया है। ठीक, आणविकता को हम लोग अभिक्रिया को देख बता सकते हैं कि इसकी आणविकता यह होगी, लेकिन कोटि को एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। ठीक, इसलिए वहां अंत में लिखवाया भी गया है जो कोटि होता है वह क्या होता है? प्रयोगों पर क्या होता है? आधारित होता है। अब देखो, तुम तो यहाँ बता लिए, अकेले अकेले में थे, अब तुम यहाँ फंस जाओगे क्योंकि 2 मिनट भाग ले रहे हैं। तो कोटि कितना हो गई? इसकी 2 हो गई। अब पूरा चौपट कर गए, पूरा चौपट कर गए। इसमें 2 मिला है, इसमें 2 मिला है, पूरा चौपट नाश कर दिए। ना ना ना, गलत। आणविकता 2 हो सकती है लेकिन कोटि कभी भी इसकी 2 नहीं होगी। ध्यान देना। क्यों? रीजन क्या है? देखो इधर कोटि की बात करते हैं। जब ये क्या है? स्थिरीकरण, इसको हम लोग कहते हैं। ये क्या है? स्थिरीकरण। इथेनोइक एसिड, जब इथेनोइक एसिड जल से क्रिया करके एस्टिक अम्ल और एल्कोहल बनाता है, इस अभिक्रिया में देखा गया। देखो समझो, पहले ऐ समझो, जल ये कोई पात्र है,
कंटेनर। ठीक, इस पात्र में भरा गया है पानी। क्या भरा गया है? पानी। पानी। ये बताओ, दूध होता है 5 लीटर। दूध को दही में चेंज करने के लिए क्या हम उसमें 1 लीटर दही मिलाते हैं? कितना मिलाते हैं? बहुत थोड़ा सा। बहुत थोड़ा सा मिलाने पर क्या करता है? और रिजेक्ट कर जाता है और दही में चेंज हो जाता है। दूध को फाड़ना हो, बहुत सारे लीटर दूध हो, ठीक, 50 लीटर दूध हो, उसमें क्या करो? एक नींबू डाल दो, ऑटोमेटिक दूध क्या हो जाएगा? फट जाएगा, ऑटोमेटिक एकदम दूध खोल रहा हो। क्यों? क्या वहां पर बहुत मात्रा लग रही है क्या? उसी प्रकार सोचो, जब स्टिरीकरण क्रिया होती है, जब स्टिरीकरण क्रिया होती है तो स्टिरीकरण क्रिया में देखा गया, एक्सपेरिमेंट द्वारा देखा गया, इसमें जल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जल का कंसंट्रेशन बहुत, जल की कंसंट्रेशन नहीं, जल की मात्रा, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। और उसकी मात्रा की अपेक्षा में एथेनोइक एसिड की मात्रा क्या होती है? बहुत ही अल्प होती है। जैसे मैंने कहा 10 लीटर दूध है, उसमें मैंने कितना मिलाया? थोड़ा सा। उसमें क्या मिलाया? जोड़न मिला दिया, दही मिला दिया, थोड़ा सा। इसमें जो इथेनोइक एसिड की मात्रा मिलाई जा रही है, किसकी? इथेनोइक एसिड की। CH3 COO C2H5, वह जल की अपेक्षा बहुत कम मात्रा मिलाई जा रही है। तुम ऐसे समझो, सरवा समुद्र हो और समुद्र तुम चाहो एक गिलास पानी निकालो, चाहे 1 गिलास पानी डाल दो, क्या समुद्र पर कोई प्रभाव पड़ेगा? हाँ, कोई प्रभाव पड़ेगा? वो तुम्हारी सोच से परे कर सकते हो। ठीक, तो वहां पर 1 गिलास पानी की कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार से इस पात्र में जो पानी का मात्रा है, पानी की मोल है, पानी की एक बहुत सारे मोल है, मतलब समझो तुम, पानी के यहाँ मान लो 1000 मोल। कितना मोल है? मोल मतलब पानी के 1000 अणु है मान लो। और यहाँ पर इस पानी के 1000 मोल की अपेक्षा इसमें जो एथेनोइक एसिड के मोल है वह कितना है? कितना है? 1 मोल है। बताओ, 1000 मोल की अपेक्षा 1 मोल कोई वैल्यू है? कुछ नहीं है। तो जो इस अभिक्रिया का वेग देखा गया, इस अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया में जो पदार्थ बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ध्यान देने की बात, जो पदार्थ सबसे अधिक मात्रा में होता है, अभिक्रिया के वेग कभी इस पर डिपेंडेंट नहीं करता है। अभिक्रिया के वेग हमेशा डिपेंड करता है जो पदार्थ क्या होता है? सबसे कम मात्रा में होता है। और अभिक्रिया कोई बहुत तीव्र गति संपन्न होती है, तो वहां पर भी जो अभिक्रिया को तीव्र गति संपन्न करा रहा होता है, वह उस अभिक्रिया का जो वेग होता है, रेट होता है, उस पर कभी डिपेंड नहीं करते। बताओ, अगर हम पानी लिए, उसमें नमक मात्रा डाल रहे हैं, मान नमक डाल दिए हैं, अब पानी बढ़ाएंगे तो पानी बढ़ाने से नमक अपने आयनों में ज्यादा टूटे, कम टूटेगा, ज्यादा टूटेगा। तो किसको मिलाने से नमक अपने आयनों में टूट रहा है? पानी मिलाने से। तो हम वहां पर उस अभिक्रिया का जो वेग है फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नमक मिलाने से वो अपने आयनों में ज्यादा टूट रहा है, और आयनों में जिस कारण टूटेगा वहां पर उसको हम छोड़ देते हैं। तो वहां पर हम लोग किसको लेंगे? जो सबसे कम मात्रा में होता है। बताओ, इथेनोइक एसिड और जल, इन दोनों में सबसे कम मात्रा में कौन होगा? इथेनोइक एसिड बहुत कम मात्रा में होगा। इस अभिक्रिया का वेग देखा गया एक्सपेरिमेंट करके, इस अभिक्रिया का वेग जल पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करता है? एक ही बात ध्यान देना, इस चैप्टर में अगर कौनो अभिक्रिया 2 पदों में हो रही है, अगर तुमको उसका कोटि बताना हो और अभिक्रिया में तुमको जल दिख जाए, क्या दिख जाए? जल दिख जाए, तो कभी भी अभिक्रिया कोटि जल पर डिपेंड नहीं करेगी। किस पर डिपेंड करेगी? जलवा को छोड़ देना, जो बचा उस पर डिपेंड, नहीं समझे? जलवा को छोड़ देना, जो बचेगा उस पर डिपेंड करेगी। और क्यों डिपेंड करेगी? बता ही दिया, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। बहुत ज्यादा मात्रा में होने हमको लिया क्या गया था? सबसे कम मात्रा वाला। अभिक्रिया की वेग अभिक्रिया की वेग क्या होता है? सबसे कम मात्रा पर डिपेंड करता है, इसलिए इन दोनों को छोड़ देंगे। बताओ, तो इस पर डिपेंड करेगा नहीं? इस पर डिपेंड करेगा नहीं? इस पर डिपेंड किस पर करेगा? इस पर, इस पर। उसके बाद शुगर में, शुगर से क्या बनता है? चीनी है ना। चीनी जब जल से क्रिया करता है क्या बनाता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो देखा गया इस क्रिया का जो वेग है वह पानी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? चीनी की मात्रा पर डिपेंड कर रहा है। तो इस अभिक्रिया का हम कोटि निकालेंगे, कितना आएगा? 1। और इसको कितना आएगा? 1। क्यों? जल पर डिपेंड ही नहीं किया। तो हमने क्या बोला? आज विकसित देख बता सकते हो कि कोटि क्या है? एक्सपेरिमेंटल है, बिना प्रयोग करके तुम बता नहीं सकते हो। ध्यान आना चाहिए, मैंने पूरा पीछे बताया भी हुआ है। बताओ, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? एक एक चीज सब उतार डालो जल्दी से।
चलो अगला ही डालो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण, अभिक्रिया के लक्षण, चाहे लिखो करेक्टर, चैरेक्टर बोलते हैं ना जी, चाहे लिखो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहला पॉइंट लिखो, उसमें लिखो पहले प्रथम कोटि अभिक्रिया के लक्षण निम्नलिखित है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण निम्नलिखित हैं। ठीक हो गया। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक, क्वेश्चन में है समीकरण निम्नवत होता है, निम्नवत। इसको हम डिराइव करवाएंगे, है ना। के बराबर 2.303 बटे टी लाग लाग आर नॉट बटे आर टी, आर टी। इसी को हम लोग लिखते हैं शॉर्टकट में 2.303 बटे 3 लाग ए बटे ए माइनस एक्स। ठीक, ऐसे इसको हम प्रूव करेंगे कैसे आता है, परेशान मत होना दे। तो प्रथम कोटि की क्रिया के वेग स्थिरांक व्यंजक यानी समीकरण क्या होता है, 2.303 बटे टी लाग कंसंट्रेशन आर नॉट बटे कंसंट्रेशन आर टी। इसी को हम लोग कहते हैं ए। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखो फटाक से, प्रथम कोटि के क्रिया के, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के प्रथम कोटि के क्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक, वेग स्थिरांक का व्यंजक, वेग स्थिरांक का व्यंजक अभिकारक की सांद्रता पर, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ठीक, मैं तुमको लिखवा चुका, प्रूव करवाया हूं। प्रथम कोटि क्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक, हाँ, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक सेकेंड इनवर्स डिपेंड करे किसमें दिया गया है। अगर सेकेंड में दिया है सेकेंड में लिखेंगे वहां पर, अगर मात्राएं मिनट में दी गई मिनट में लिखेंगे। इसका मिनट भी हो सकता है, मिनट में घंटे नोट भी हो सकता है, या मिनट इनवर्स होता है, या मिनट इनवर्स होता है। ठीक,
पांचवा पॉइंट देखो यार, जो शून्य कोटि की क्रिया होती है वह हमेशा पूर्ण होती है। क्या होती है? हमेशा। लेकिन प्रथम कोटि की क्रिया कभी पूर्ण नहीं होती है। इसको पूर्ण होने में अनंत टाइम के लगते हैं, अनंत काल यानी अनंत टाइम लगते हैं। यह आपकी कभी पूर्ण होती नहीं है। तो लास्ट पॉइंट लिख लेना, यह क्रिया कभी पूर्ण नहीं होती है। यह क्रिया कभी पूर्ण नहीं होती है। यह क्रिया कभी पूर्ण नहीं, यह क्रिया कभी पूर्ण नहीं होती है। इसे पूर्ण होने में, इसे पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। अनंत समय लगता है, लगता है। ठीक है ना? ये 5 पॉइंट हुए। 5 पॉइंट में इन दोनों पॉइंटों को हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। ठीक, प्रूफ करेंगे। एक पॉइंट मैंने बता ही दिया, प्रूफ करके दिखाई दिया है। अब ये 2 पॉइंट समझ लो। प्रथम कोटि की क्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक जो होता है वो अभिकारक की सांता पर डिपेंड नहीं करता है। अभिकारक की सांता क्या है? वह उस पर डिपेंड नहीं करेगा। वेग, वेग किस पर डिपेंड करता है? टाइम पर। किस पर डिपेंड करेगा? प्रथम कोटि की क्रिया का जो वेग होता है वह अभिकारक की सांता पर डिपेंड नहीं करता है। उसका जो क्या होता है? सांद्रता होता है, किस पर डिपेंड करता है? टाइम पर। वेग पर डिपेंड नहीं करेगा, ध्यान रखना चाहिए। ये प्रूफ ही करवाऊंगा आगे। प्रथम कोटि की क्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? सेकंड इनवर्स। अगर हमको जो मात्रा दी गई, सांद्रता दी गई, किसमें दी गई है? मिनट में, तो क्या लिखेंगे हम लोग? मिनट इनवर्स। घंटे में दी गई, क्या लिखेंगे? घंटे इनवर्स। समझ गए ना? आगे, यह क्रिया कभी पूर्ण नहीं होती है। यह क्रिया अनवरत चलती रहती है, ठीक, कई वर्षों तक। ठीक, अगर शून्य कोटि की क्रिया होती है तो अब क्रिया क्या होती है? बहुत कम टाइम में क्या होती है? पूर्ण हो जाती है। लेकिन अब क्रिया क्या होती है? पूर्ण नहीं होती है। ये बात समझ पा रहे हो? किसी कोई दिक्कत इसमें? अब हम निकालेंगे व्यंजक। क्या निकालेंगे? व्यंजक। चलो चलो अरे डालो। अगला हेडिंग सबसे मेन, पहला हम प्रूफ करवाते हैं। प्रथम कोटि की, प्रथम कोटि की, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक, वेग स्थिरांक का व्यंजक। ठीक, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक। देखो ना, उसमें लिखो रेट, रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। देखो यार, हम जानते हैं किसी भी क्रिया के लिए क्या, किसी भी क्रिया के लिए जो वेग होता है, किसी भी, किसी भी अभिक्रिया के लिए, किसी भी अभिक्रिया के लिए वेग बी बराबर हम लोग जानते हैं -dr/dt बराबर क्या होता है? कंसंट्रेशन आर की पावर के, ना जी, के कंसंट्रेशन आर की पावर एन। प्रूफ करवाएं इसको, ठीक ना? एन यहां पर क्या है? अभिक्रिया की कोटि। एन है अभिक्रिया की कोटि। और कौन सी क्रिया पढ़ रहे हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया।
एक एक बात ध्यान से समझना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, बताओ प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए L का मान कितना होगा? 1। सही है, देखो ध्यान से अब चलो, तो माइनस डी कंसंट्रेशन आर बटे क्या लिखेंगे? dt बराबर कंसंट्रेशन आर, इसका घात कितना लिखेंगे जी? 1। प्रथम कोटि क्रिया है, लिखो बस पेपर समझो। बताओ, आर वाले टर्म एक तरफ, टी वाले टर्म एक तरफ, आर यहां पर है, आर घाते कितना होगा? आर ही आएगा, इसको इधर लगा रहा हो तो क्या हो जाएगा? देखो मैंने खुदा लगा दो, तो डी कंसंट्रेशन आर बटे इस आर को भी इधर चले आ रहे हैं, क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन आर। सही है ना? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? बराबर dt है, dt जब तक चला गया तो क्या हो जाएगा? माइनस भी है, तो माइनस के dt, डी आर अपने स्थान पर ही है, आर नीचे लेकर आया, के अपने स्थान पर ही है, dt गया उधर, माइनस इधर लगा था, माइनस इधर लगा दिए। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? फिर समझे, बताओ किसी कोई दिक्कत यहां तक? ये तो समीकरण पे जन्म भी करते हो, इसको मैं 8 बार लिख चुका हूँ, एक बार नहीं 8 बार लिख चुका हूँ। यहां समझो, आर वाले टर्म एक तरफ, यहां भी आर था, इस वाले आर को मैं इधर ही चलाया नीचे की ओर, टी यहां था, नीचे चला गया उधर। सही है ना? अब जब इतना आ गया, हमने कल बताया था, ये दिया है डिफरेंशिएशन, क्या दिया है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कब किया जाता है? किसी छोटे से भाग के लिए, लेकिन हमको छोटे से भाग का मान नहीं निकालना है, हमको पूरा अभिक्रिया क्या निकालना है? समीकरण निकालना है। जब पूरे अभिक्रिया का समीकरण बात किया जाएगा तो वहां आप लोग डिफरेंशिएशन नहीं करते, वहां हम लोग करते क्या है? इंटीग्रेशन, समाकलन। क्या करते हैं? समाकलन। तो क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, देखो ध्यान से क्या हम लिखेंगे? दोनों दोनों पक्षों का क्या करने पर? समाकलन। जिस लाइन में ना समझ में आए तुरंत ही बोल देना। जब समाकलन करेंगे तो क्या लगाएंगे? समाकलन का साइन। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, 1 कंसंट्रेशन आर इंटू डी कंसंट्रेशन, वही बात है ना, बराबर। जब समाकलन करोगे तो ये बाहर चला गया, स्टेप क्या बढ़ाए? तो माइनस के बाहर चलाया, अंदर क्या बचेगा? dt। सही था ना? ये अचर पद है, अचर पद हमेशा, चाहे वह अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर पद हमेशा क्या होते हैं? बाहर चले जाते हैं। अब हमको समाकलन कहां से कहां तक करना है, क्या बताया था मैंने? एक हम लोग लेंगे जब स्टार्टिंग में, एक क्या लेंगे? लास्ट में। एक लेंगे जब पूरा गेहूं गेहूं में भी बना हुआ है, आटे में नहीं चेंज हुआ है, और कब का लेंगे? जब पूरा गेहूं किसमें बदल गया? आटे में। तो यानी जब पूरा गेहूं मैंने पात्र में डाला, यानी वो बात क्या करेंगे? टी बराबर 0। तो टी बराबर 0 पर जो विकारक की सांद्रता होगी उसको हम लोग कहते क्या है? आर नॉट। ये कंसंट्रेशन आर नॉट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। सही है, कोई दिक्कत? एक कब के लिए मात्रा? आ? जब मैंने पूरा गेहूं भी पात्र में भरा है, यानी भैया प्रारंभिक मात्रा, यानी टी बराबर 0 पर सांद्रता कितनी रहेगी? पूरा रहेगी ना। अगर हमने 10 किलोग्राम गेहूं ली तो पूरा रहेगी नहीं रहेगी? कुछ घट जाएगा? नहीं घटेगा। अब बताओ, टाइम बढ़ा, पूरा गेहूं मान लो चेंज हो गया, टी बराबर टी पर, टी बराबर टी पर जो अभिकारक की सांद्रता है वह क्या हो जाएगी? बदल जाएगी? वही रहेगी? बदल जाएगी, आरटी हो चुकी है। सब में यही लागू होगा, सब में यही लागू होगा। अब देखो ध्यान से, यानी अब लिमिट लगा रहे हैं हम, यहां पर आर वाला है, इधर आर वाला लिमिट लिखोगे, इधर टी वाला, इधर किसका लिमिट लिखोगे? टी वाला। तो आर वाला का लोअर लिमिट कितना है? आर नॉट। अपर लिमिट कितना है? आर टी। क्या है? 1 कंसंट्रेशन आर इंटू डी आर बराबर, जब सांद्रता आर नॉट थी उसमें टाइम कितना था? जब सांद्रता आर टी थी टाइम कितना था?
टी। अच्छा बताओ, यहां पर dt है ना, माइनस लगा लो, माइनस के भी। बताओ, यहाँ dt है ना, तो क्या इसको हम 1 dt नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब ध्यान समझना यहाँ पर। अब यहाँ तुमको थोड़ा दिक्कत होगा, एक दो चीज समझ लो, यहाँ बगल में मैं समझा दे रहा हूं। अगर दिख रहा है जी इसमें, देखो इंटीग्रेशन 1 dx लिखा गया हो, एक का x के सापेक्ष समाकलन क्या होता है? x। अगर ये इंटीग्रेशन 1 dt लिखा हो, तो एक का t के सापेक्ष समाकलन क्या आएगा? t आएगा। वही इंटीग्रेशन 1/x dx लिखा गया हो, इसका समाकलन होता है 1/x का समाकलन जो होता है वह होता है log x। क्या होता है? log x। यहाँ क्या है? इंटीग्रेशन 1/r dr है। क्या है? dr है। इस बारे में क्वेश्चन भूल जाओ अभी। तो 1/x dx हुआ, तो ये log x हुआ, तो 1/r इंटू dr होगा। क्या आएगा जी? log r। हम नहीं कर रहे हैं, ये मैथ कहता है, इसमें हमारा कोई नियम नहीं है, ये मैथ का नियम है। अब तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े उद्धार होने वाला नहीं है। पूरा चैप्टर में, पूरा मेनी, बहुत चैप्टर में नहीं है, हर साल का प्रूफ करने के लिए दे देगा तुमको, यानी इस पर न्यूमेरिकल को सवाल दे देगा। ये नियम ही फार्मूले का कि 1 इंटू dx मतलब x, एक का x के सापेक्ष समाकलन x होता है, एक का t के सापेक्ष t होता है, एक का z के सापेक्ष z आएगा। 1/x dx क्या होता है? log x। 1/r dr क्या होगा? log r। और इसमें एक चीज यूज होगा, तुम लोग जान लो यहीं पर, log, अगर पढ़े में जानते होगे, log a/b कहीं लिखा गया है, इसको हम log a माइनस log लिख सकते हैं, या log a माइनस log b हो, हम क्या लिख सकते हैं? log a/, भी यूज होगा। और एक चीज जान लो यहीं पर, अगर log में है e लिखा है x लिखा है, अगर तुम इसको 10 के बेस रूप में तोड़ोगे, अभी बेस कितना है यहाँ पर? अभी आधार e है, अगर इसको 10 के आधार रूप में तोड़ोगे तो आएगा 2.303 log 10x। फिर से, अगर बेसवा ई रहेगा, ई वाले बेसवा को x में तोड़ोगे, किसमें तोड़ोगे? ई वाले बेस को 10 में तोड़ोगे, बेस किसमें तोड़ोगे? ये log का प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, अगर तुम log सही पढ़े होगे, log का प्रॉपर्टी होता है, अगर किसी log में बेस, log का हमेशा बेस ई ही होता है, अगर उस बेस को हम 10 के बेस में तोड़ेंगे तो उस बेस को तोड़ने के लिए x अपने स्थान पर ही रहेगा, और ई किसमें चेंज हो जाएगा? 10 में, लेकिन उसके आगे क्या लग जाएगा? 2.303। ये log का प्रॉपर्टी है, ये log का नियम है। अब आगे देखो, ठीक, तो 1/r dr का समाकलन जान ही गए हो, क्या आएगा? log r। लिखे हम इसमें, ये मैथ का नियम, मैथ का कानून है, ठीक, मैं लिख रहा हूं यहाँ, चलो यहाँ लिखता हूं बगल में, यहां पर, तो 1/r इंटू dr कितना आएगा जी? log r। चलो मैं बड़ा क्वेश्चन में लिख लिया, इसका लिमिट भी तो है, लिमिट कहां से कहां तक है इसका? कहां से कहां तक? r0 से rt तक, ये पूरा खत्म। dr था ना, पूरा खत्म हो गया ना, ये बचा, ये पूरा खत्म हो गया, इसको हल करने पे इतना आ गया। अब देखो, यहां पर एक dt है, तो एक का t के सापेक्ष समाकलन क्या होता है? क्या होता है? t होता है। भैया अगर ना समझ में आए, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, पूछना, बार बार फिर समझाया जाएगा, तो आगे बड़ा दिक्कत होता है। मैथमेटिकल पूरा है, हाँ, वो लिखते रहना भी, वो लिखते रहना, माइनस के टी 0 से, अगर यहां तक किसी के माइंड में कोई डाउट चल रहा हो तो पूछ सकते हो, कोई डाउट तुम्हारे अंदर हो, कुछ भी, मैथ वाले हैं सही रहता है, बायो वाले दिक्कत आता है, कैसे कहाँ कुछ आ रहा है, बस एक चैप्टर ऐसा केमिस्ट्री का जिसे थोड़ा मैथ यूज हुआ है, और सब में पूरा क्या है? थ्योरेटिकली है, कोलेसिव थोड़ा दिक्कत है, और दिक्कत कुछ नहीं है, बस 2-3 फार्मूले तुमको याद करना, 2-3 फार्मूले, यही है, ना हो गया। हाँ, अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम फिर समझाए हम,
एक बार देख ही लो, लेट हो रहा है लेकिन। चलो इधर देखो, अब रखते नियम जानते ही हो, लिमिट को रखने तरीके जानते हो। आर के स्थान क्या रखेंगे के बाद? अपर लिमिट, फिर लगाएंगे माइनस, फिर क्या लिखेंगे? लोअर लिमिट। बताओ कैसे लिखेंगे? log आर के स्थान पे आर टी, माइनस लगाएंगे log, नहीं इसी में रहेगा। बाहर लिखो चाहे अंदर, उसे कोई दिक्कत नहीं है, अंदर भी लिख सकते हो, कोई बाहर भी लिखो, नो प्रॉब्लम। उससे तुम्हारी किताब में बाहर ही लिखा, उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे प्रॉब्लम ही नहीं, उससे मत तुम डाउट होना। यहाँ क्या लिखेंगे? log कंसंट्रेशन आर माइनस के, ऐसे इसको लिखेंगे, जीरो था ना यहाँ पर, क्या लिखे बताओ? क्या? टी माइनस log ए माइनस log बी लिखा हूं बगल में, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ इसको मैं? log ए पर बी लिख सकता हूँ ना? बार बार मैं बोल रहा हूं, अगर ना समझ में तुरंत पूछना वहां। क्या लिखेंगे इसको हम? log, अब एक मिनट, अभी माइनस भी है ना, इस माइनस पूरे इसमें कर दो, तो log आर नॉट आगे चला गया ना, तो मैं लिख सकता हूं log आर नॉट माइनस log आर टी ना जी, प्लस नहीं होगा, बस इस माइनस को गुणा इसमें हो गया, ई वाला हो जाएगा प्लस, ई वाला हो जाएगा माइनस, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा जी? के टी। सही है ना? किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? अब आगे देखो, अब फार्मूला लगा देंगे, log ए माइनस log बी क्या होता है? log आर नॉट बटे आर टी, बराबर क्या हो गया? के टी। हमको निकालना क्या है? कि क्या निकालना है? तो क्या हो जाएगा? 1/टी, 1/टी log क्या? आर नॉट अपान आर टी। ये नीचे है, ध्यान रहेगा नीचे। हमने क्या कहा था? अभी log में यहां पर बेस क्या है? ई है। क्या है? ई है। ई एक्स कहा लिखा मैंने? ई एक्स, ई एक्स, एक्स स्थान कितना दिया है? log आर, आर नॉट बटे आर टी, आर नॉट बटे, और जब इस ई को हम किसमें चेंज करेंगे? 10 में, आगे क्या देगा? ये भैया मैथ का नियम है, log का प्रॉपर्टी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये log का प्रॉपर्टी है। बताओ तो क्या दे जी? हम लिखेंगे के बराबर, जब यहाँ 10 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 10, तो 2.303। तुम पूछ सकते हो क्यों लिख रहे हो, रीजन क्या पड़ा, इसकी जरूरत क्या पड़ी? तो जरूरत इसलिए पड़ी, पूरा log का जो सारिक में मान दिया गया है, ये भी जान लो क्यों जरूरत पड़ा है, इसको मैं क्यों लिख रहा हूं। log का सारिक को जो मान दिया गया होता है, वो तुमको log 10 के बेस के रूप में दिया होता है। log 2 का मान, जब log 2 का मान तुम लिखते हो 3010, किसका लिखते हो? 3010, तो यहाँ पर निचवा बेस में क्या होता है? 10 होता है, इसलिए हमको लिखते हैं यहाँ पर, हम इसे किसमें चेंज करते हैं? 10 के बेस के रूप में। असल में लिख क्यों रहा हूं मैं इसको? क्योंकि पूरा सारिक का जो log का मान किसमें दिया होता है? बेस में से किसमें होता है? इसका बेस हमेशा ई नहीं होता, क्या होता है? 10 होता है। समझ में आया? बटे क्या लिखूंगा? टी, तो ई किसमें चेंज हो गया? 10 में, तो log 10 आर नॉट बटे आर टी। शायद यही मैं लिखा था, देखो दूसरे वाले नियम में, विशेषता में, इसी को हम लिख सकते हैं। आगे जानोगे तुम, के बराबर 2.303 बटे टी log, प्रारंभिक सांतक लिखते हैं ए से, और लास्ट वाली को ए माइनस एक्स से। प्रारंभिक सांतता होती है ए, अंतिम सांतक लिख देते हैं, घट जाता है ए माइनस एक्स। उतार डालो सब, अब ना पूछो भाड़ में जाओ, हमसे करने देना।